बच्चों, आज मैं आपको राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र से अवगत कराता हूँ। सिलेबस आप जान चुके हैं। मैं आपको राजनीति विज्ञान फर्स्ट पेपर के पहली यूनिट के पहले भाग को पढ़ाता हूँ, जिसमें आपको पढ़ना है कि राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं। बच्चों, अरस्तु का नाम सुना होगा आपने। अरस्तु कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए व्यक्ति के जीवन के साथ विभिन्न पक्ष और पहलू जुड़ जाते हैं। व्यक्ति के जीवन के जिन अलग अलग पक्षों का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है, उसको एक विषय का नाम दे दिया जाता है। जैसे व्यक्ति के जीवन के साथ जुड़ा हुआ आर्थिक पक्ष होता है और इन आर्थिक पक्षों का अध्ययन जहाँ किया जाता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। इसी तरह से व्यक्ति के जीवन के साथ नैतिकता का पक्ष भी जुड़ा रहता है और नैतिकता के पक्ष का अध्ययन जिस सामाजिक विषय में किया जाता है उसे नीति शास्त्र कहते हैं। सामाजिक पक्ष का अध्ययन समाज विज्ञान में किया जाता है। इसी तरह से राजनीतिक पक्ष का अध्ययन जिस विधा में किया जाता है, जिस विषय में किया जाता है, उसे राजनीति विज्ञान कहते हैं। जहाँ तक राजनीति विज्ञान के अर्थ और परिभाषा की बात है, तो आप देखेंगे अलग अलग राजनीतिक शास्त्रियों ने राजनीति विज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। और मोटे तौर पर अगर इन राजनीतिक शास्त्रियों के वर्गों का विभाजन किया जाए तो आप देखेंगे कि पहला वर्ग ऐसे राजनीतिक शास्त्रियों का है, ऐसे राजनीतिक वैज्ञानिकों का है जिन्होंने राजनीति विज्ञान में राज्य के तत्व को प्रधानता दी है, जिसमें उन्होंने यह कहने का प्रयास किया है कि वास्तव में राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन किया जाता है। कालांतर में दूसरे राजनीतिक शास्त्रियों का वर्ग उभर कर सामने आता है और वो कहता है कि राज्य नहीं बल्कि सरकार का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। फिर कालांतर में परिस्थितियां बदलती हैं और राजनीतिक शास्त्रियों का एक वर्ग दोनों के बीच समन्वय स्थापित करता है और कहता है कि राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। हम देखते हैं सबसे पहले कि राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन। बच्चों, गार्डनर हैं, गेटेल हैं, जकारिया हैं, इस तरह के जो राजनीतिक शास्त्री हैं उनका यह मानना है कि राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन किया जाता है। लेकिन इस तथ्य पर मैं आगे बढ़ूं कि राजनीति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, उसके पहले यह जान लेना जरूरी है कि राजनीति विज्ञान कहते किसे हैं। सिर्फ इतना भर कह देने से कि व्यक्ति के राजनीतिक पक्ष और पहलुओं का अध्ययन जिस सामाजिक विषय में किया जाता है, जिस विषय में किया जाता है, उसको राजनीति विज्ञान कह देते हैं, इतने से अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। इसके अर्थ को अगर स्पष्ट करना है तो हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि वास्तव में राजनीति विज्ञान जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, राजनीति और विज्ञान। हम दोनों के अर्थ को अगर जान लें कि राजनीति किसे कहते हैं और विज्ञान किसे कहते हैं, तो हम जान लेंगे कि राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं। जहाँ तक राजनीति की बात है कि राजनीति किसे कहते हैं, तो राजनीति को इंग्लिश में पॉलिटिक्स कहा जाता है और पॉलिटिक्स शब्द जो है जो यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से उत्पन्न हुआ है। पोलिस का अर्थ होता है नगर तथा राज्य।
वास्तव में अपने प्रारंभिक दौर में राजनीति शास्त्र का जब निष्पादन किया जा रहा था, तो उस समय नगर और राज्य में या नगर और समाज में किसी भी तरह का विभेद नहीं किया जाता था। उनको एक दूसरे का पर्यायवाची माना जाता था। तो इस तरह से अगर देखा जाए शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से, पॉलिटिक्स पोलिस से बनता है और पोलिस का अर्थ होता है नगर या राज्य। तो एक ऐसा विषय जिसमें राज्य का अध्ययन किया जाता है, उसी को कहते हैं राजनीति विज्ञान। लेकिन अगर दोनों शब्दों के विलगाव को देखते हुए अगर हम इसका विश्लेषण करना चाहें कि राजनीति क्या है और विज्ञान क्या है, तो वास्तव में बच्चों, राजनीति एक ऐसी शब्दावली है जिसकी प्रतिध्वनि जो बनती है वो बड़ी नकारात्मक सी बनती है। प्रायः आप सामान्य जीवन में बोलचाल में सुनते होंगे, लोग कहते हैं कि राजनीति में पढ़ने की जरूरत नहीं। आपस में भी लोग कहते हैं, दूसरे को उलाहना देते हुए कहते हैं, देखो भाई मुझसे राजनीति मत करो। राजनीति बड़ी बुरी सी चीज महसूस होती है। हम आप भी जब राजनीति शब्द आता है, जैसे ही राजनीति का शब्द या राजनीति का जिक्र आता है, एक खाका सा दिमाग में बनता है। और वह खाका जो बनता है उसमें क्या दिखता है हमको कि राजनीति का मतलब एक कोई मोटा सा नेता, खद्दरधारी, सर पर टोपी पहने हुए, आगे आगे वो और पीछे पीछे जनमानस, हुजूम, भीड़, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे, धरना प्रदर्शन, रेल रोको, बस रोको, सड़क ब्लॉक करो। यही तो है राजनीति। कुछ ऐसा ही दिखता है राजनीति शब्द आते ही। लगता है कि समाज में जो भी बुराइयां दिखाई दे रही हैं, जो कुछ गलत दिख रहा है, वो राजनीति का ही हिस्सा है। और शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि राजनीति में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो क्या वास्तव में यही है राजनीति? इतने को ही राजनीति कहा जाएगा? क्योंकि देखिए, आप राजनीति के शोधार्थी हैं, राजनीति के छात्र हैं, राजनीति विज्ञान के छात्र होने के नाते आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप राजनीति के वास्तविक अर्थ को समझें और समझाने की कोशिश करें। बच्चों, यह जो एस्पेक्ट बना हुआ है कि राजनीति का मतलब यह नकारात्मकता है, यह निगेटिविटी है, वास्तव में राजनीति का एक बहुत छोटा सा यह अंश है राजनीति का ही एक अंश है ये। लेकिन इसी को समूची राजनीति कह देना कि यही है राजनीति, ये सही नहीं। वास्तव में राजनीति भी अगर देखा जाए तो दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक राज और दूसरा नीति। तो राजनीति क्या होती है, इसका अर्थ क्या होगा? राज का मतलब राजा और नीति का मतलब नियम कानून और व्यवस्थाएं। तो इस लिहाज से अगर राजनीति को हम देखें तो हम कह सकते हैं राजनीति का मतलब होता है कि राज्य की नीति या राजा की नीति। कौन सी नीति? वही सारी नीतियां जिसके माध्यम से राज्य अपनी सारी व्यवस्थाओं का सुचारू रूप से संचालन करता है। अब प्रश्न उठता है कि राज्य की कौन सी व्यवस्थाएं, किनका संचालन करता है राज्य? तो इसका जवाब देते हुए मैं आपसे कहता हूं कि राज्य की वह सारी नीतियां जो व्यक्ति के समग्र विकास के लिए, व्यक्ति के सर्वतोन्मुखी विकास के लिए निहायत ही अपरिहार्य है। मतलब एक व्यक्ति के जीवन के साथ जुड़ी हुई हरेक व्यवस्थाओं को संचालित करने की जिम्मेदारी अगर किसी की होती है तो राज्य की होती है। और राज्य इन जिम्मेदारियों का अगर निर्वहन बखूबी कर पाता है तो इसका कारण है उसकी नीतियां। तो राज्य की वह सारी नीतियां जो व्यक्ति के समग्र विकास के लिए निहायत ही जरूरी हैं, उन्हीं का नाम है राजनीति। और वो कौन सी नीतियां हैं और वो कौन सी व्यवस्थाएं हैं, अगर मैं संक्षिप्त रूप से आपसे कहूं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि व्यक्ति के जीवन के साथ जुड़ी हुई, या आप कहो दूसरे शब्दों में कि जब मानव का इस धरा पर पदार्पण होता है से लेकर उसकी यह लीला समाप्त होने तक की समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन राज्य करता है।
और अगर यह समस्त जिम्मेदारियां राज्य निभाता है तो अपनी नीतियों के नाते निभाता है, और इन समस्त कार्यों का लेखा जोखा अगर कहीं रहता है तो राजनीति में रहता है, राज्य की नीति में रहता है। बच्चों, आप जानते होंगे कि व्यक्ति जब धरा पर आता है उसके पूर्व से ही राज्य अपने दायित्वों का निर्वहन करने लगता है। मैं जो कहना चाहता हूं आपसे, मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको, कि वास्तव में मानव जीवन की शुरुआत इस धरा पर पदार्पण के साथ तो होती ही है, लेकिन इसके पूर्व ही जैसे ही वह मानव माँ की गर्भ में आता है उसका जीवन वहीं से शुरू हो जाता है, और गर्भस्थ होने के साथ ही जब उसका जीवन शुरू होता है तो राज्य की जिम्मेदारियां भी वहीं से शुरू हो जाती हैं। मतलब कहने का यह है कि धरा पर आने के पहले से आप देखते होंगे जननी कल्याण योजनाएं हैं, प्रसव पूर्व के तमाम टीके हैं, प्रसव पूर्व के पौष्टिक आहार हैं, प्रसव पूर्व की बहुत सी दवाइयां हैं, मेडिसिन्स हैं। ये सारी चीज़ें अगर कोई उपलब्ध कराता है तो राज्य कराता है, और जैसे ही वह बच्चा जन्म लेता है, माँ की गर्भ से बाहर आता है, उस बच्चे को सबसे पहला काम राज्य की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए, और यह राज्य की नागरिकता देने का काम अगर कोई करता है तो राज्य करता है, क्योंकि यह राज्य की नीति होती है, यही राजनीति होती है। नागरिकता मिल जाने के बाद बच्चा राज्य के समस्त संसाधनों का इस्तेमाल करने का हकदार हो जाता है, अधिकारी हो जाता है। आप कल्पना करिए किसी एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे बालक की जिसके पास नागरिकता न हो किसी भी देश की, आप कल्पना कर सकते हैं उसका जीवन कैसा होगा। जो कहा जाता है ना कि बड़े भाग मानुष तन पावा, फिर यह भाग मानुष तन पावा नहीं रह जाएगा, यह जीवन अभिशप्त हो जाएगा, एक ऐसा जीवन हो जाएगा जिसका यापन कर पाना फिर नामुमकिन सा हो जाएगा। शरणार्थियों की स्थिति आपने देखी होगी। आप कल्पना करिए कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल के लिए शरणार्थी अगर किसी कैंप में रहते हैं, किसी छावनी में रहते हैं, कहीं इस तरह की जगह पर रहते हैं, कितना दुष्कर हो जाता है जीवन। और बचपना से ही, पैदा होने के साथ ही अगर किसी बच्चे का जीवन इस तरह का हो जाए जिसको कि कोई राज्य स्वीकार ही न करे, नागरिकता ही न दे, आप समझ सकते हैं उस व्यक्ति का जीवन, उस मानव का जीवन, उस अबोध बालक का जीवन कितना लंबा हो सकता है, वह कितना सर्वाइव हो सकता है। तो राज्य की नीतियों के नाते निश्चित रूप से वह बच्चा जो होता है वह राज्य की समस्त सुख और सुविधाओं का अवलंबन करता है, और उसी के मार्फत वह अपना जीवन आगे बढ़ाता है। ये तो हो गई नागरिकता। उसके बाद बच्चा 4 साल का होता है, 5 साल का होता है, अब उसको शिक्षा दीक्षा की जरूरत पड़ती है। राज्य में जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं, नर्सरी हैं, कॉन्वेंट हैं, सबको संचालित करने का काम राज्य करता है। माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक स्तर के जो भी विद्यालय हैं उनको संचालित करने का काम राज्य करता है। बाद में चलकर उच्च शिक्षा आप लेने की कोशिश करते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, आज आप उच्च शिक्षा ले रहे हैं, जिस महाविद्यालय में आपने प्रवेश लिया हुआ है, इस महाविद्यालय को भी संचालित करने का काम कौन कर रहा है? राज्य कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, व्यक्ति को पैदा होने के बाद शिक्षित करने का काम अगर कोई कर रहा है, प्रारंभिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक, तो राज्य कर रहा है और अपनी नीति के नाते कर रहा है। ये है राजनीति। कालांतर में बच्चों जब आप शिक्षा दीक्षा ले लेते हैं तो अब आपके सामने दूसरी जिम्मेदारी क्या बनती है? अब आप अपनी जीविका चलाना चाहते हैं, जीविकोपार्जन करना चाहते हैं। अब जीविका चलाने के 2 तरीके हैं आपके, एक या तो आप नौकरी कर लो, या दूसरा आप कोई बिजनेस और व्यापार कर लो। नौकरी करना चाहते हो आप तो पढ़ने लिखने के बाद चपरासी से लेकर कलेक्टर तक की नौकरी आपके लिए राज्य बगैर किसी भी भेद के अपनी नीतियों के नाते उपलब्ध कराता है। अब आप में जो काबिलियत हो, आप में जो क्षमता हो, आपके अंदर जो एबिलिटी हो, आप उसके हिसाब से अपनी नौकरी पा सकते हैं। और यदि नौकरी नहीं करना चाहते हैं आप, व्यापार करिए। व्यापार करने में भी आपको समुचित प्रबंधन अगर किसी के द्वारा मिलता है तो राज्य के द्वारा मिलता है। आपके पास अपना कैपिटल है, अपनी पूंजी है, आप उस पैसे के माध्यम से
बिजनेस व्यापार कर सकते हैं। और अगर पूंजी नहीं है तो आपको पूंजी भी उपलब्ध कराने का काम अगर कोई करता है तो राज्य करता है, लोन देता है आपको। बहुत से ऐसे लोन हैं जिसमें आपको वह कुछ दिन तक फ्री ऑफ इंटरेस्ट भी लोन देता है, और इस आशय के साथ देता है कि आप 6 महीने 1 साल तक कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, बाद में साल भर बाद जब आपका बिजनेस एस्टेब्लिश कर जाएगा तो आप हमारे मूलधन को बाद के सूद के साथ वापस कर दीजिएगा। यह राज्य की नीति, जिसमें उसने आपको पैदा होने के बाद नागरिकता दी, आपको शिक्षित किया और आपको रोजगार का अवसर भी दिया, चाहे नौकरी के माध्यम से चाहे व्यापार के माध्यम से। अब अगली कड़ी में बच्चों, जब आप स्वावलंबी हो गए, अब क्या होगा? अरे भाई, जाहिर सी बात है कि अब आप भी अपना एक परिवार बसाओगे, शादी करोगे। तो ऐसे में जब शादी किया आपने, तो शादी करने के बाद चाहे वह हिंदू 60 फेरा लेता हो और चाहे दूसरा धर्म जैसे इस्लाम है, वहाँ कबूल 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 3 बार कहा जाता है। 3 नहीं 13 बार कबूल करिए, 7 नहीं 70 फेरे ले लीजिए आप। जब तक राज्य आपको मैरिज सर्टिफिकेट नहीं देगा तब तक वह विवाह नहीं माना जाएगा। तो आप जब शादी करते हो, अपनी एक अलग गृहस्थी बसाते हो, तो उस गृहस्थी बसाने में भी अपनी भूमिका का निर्वाह राज्य करता है। ये है राज्य नीति, इसी को कहते हैं राजनीति। कालांतर में फिर परिस्थितियां वही होती हैं। जब आपने गृहस्थी बसाई, पति पत्नी के रूप में आपने एक जीवन की शुरुआत की, फिर क्रम वही आ जाता है, फिर से संतानोत्पत्ति होती है, फिर एक बच्चा माँ के गर्भ में आता है और उसके बाद से राज्य की जिम्मेदारियां के से शुरू हो जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति के जीवन के साथ प्रारंभिक रूप से ही राज्य जुड़ता है और व्यक्ति के जीवन के अंतिम बिंदु तक राज्य उसके साथ जुड़ा रहता है। बाद में क्या होता है, आपने जीवन यापन को किया, आप जिंदगी को जीते रहे और अंततः अल्टीमेटली अंतिम विकल्प जो आता है, अंतिम स्थिति जो आती है, अंत में व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। इस बीच बहुत से काम हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसको राज्य करता है। मैं फिर कभी आपको डिटेल में उन चीज़ों को बताऊंगा। मैं एक मोटे तौर पर, सरसरी तौर पर आपको बता दे रहा हूँ कि राज्य की नीतियाँ क्या हैं, किसे कहते हैं राजनीति। अब मैं आ रहा हूँ इस कड़ी पर कि वास्तव में व्यक्ति अब अपना सांसारिक जीवन जी चुका है और अब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ है। और व्यक्ति अगर मर गया तो मरने के बाद भी डेथ सर्टिफिकेट अगर कोई देता है तो राज्य देता है। मरने के बाद अगर राज्य ने डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं किया तो मरकर भी आप मरने वाले नहीं हैं। और जीते जी अगर उसने आपको डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिया तो जीकर भी आप जीवित नहीं माने जाएंगे। ये होता है राज्य, होती है उसकी शक्तियाँ और ये होती हैं उसकी नीतियाँ। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति के जीवन के प्रारंभ से लेकर व्यक्ति के जीवन के अवसान तक समस्त कार्यों को संचालित करने का काम राज्य करता है, अपनी नीति के नाते करता है। और यही राज्य की जो नीति होती है उसी को राजनीति कहते हैं। तो अब मैं आपसे पूछूं बच्चों कि जो प्रारंभ में कहा जा रहा था कि राजनीति से दूर रहने की ज़रूरत है, राजनीति में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिससे परे रहना चाहिए, तो क्या यह संभव है? क्या यह कहा जा सकता है कि वास्तव में राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसको अस्पृश्य माना जाना चाहिए, जिसको अछूत माना जाना चाहिए, जिसमें यह मान लिया जाना चाहिए कि वास्तव में राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है, राजनीति से परे रहने की ज़रूरत है? और मुझे लगता है कि शायद अब आपका जवाब होगा कि नहीं, राजनीति से दूर नहीं रहा जा सकता है। राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के हर एक पक्ष और पहलू के साथ जुड़ी हुई है। राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसके रहते ही व्यक्ति अपना स्वाभाविक और नैसर्गिक विकास कर सकता है। तो बच्चों, ये है राजनीति। यह मैंने आपको संक्षिप्त रूप से बताने की कोशिश की। अगले लेक्चर में आऊँगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि राजनीति विज्ञान क्या है। राजनीति के अर्थ को समझाने की कोशिश मैंने की। फिर आऊँगा तो आपको बताऊँगा
कि राजनीति विज्ञान क्या है और इसके जो छूटे हुए प्रसंग हैं, राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन, यह मैं आपको पुनः बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।